बाकी वीडियो ठीक दिख रहा था, मार्कर Yes, बोर्ड sir. पर जो दिख रहा है? चलिए तो स्टार्ट तो कर सकते हैं। दो तीन स्टूडेंट का मैसेज आ गया कि सर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, तो ठीक है। चलिए तो टॉपिक क्या था बताइए, आपको सेंड किया था ना? आई थिंक पार्शियली फिल्ड वाला टॉपिक मैंने सेंड किया था, बताइए। Yes, sir. वही था. पार्शियली फिल्ड के लिए आपको टॉपिक करना था और अच्छा टॉपिक था। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक होता है जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम हो, कुछ भी नहीं हो, तो फॉर्मूला हम लिखते हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी। और अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फुल्ली फिल्ड हो तो फॉर्मूला हो जाता है सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, वेयर के इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो ये कंडीशन हो जाती है, ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। और दोनों प्लेट के बीच में फुल्ली एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जाता है पूरे वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में। और यहाँ पर ये वो कैपेसिटर है जिसकी दोनों प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं है, दैट मींस वैक्यूम है, यहाँ पर डी डिस्टेंस तक कुछ भी नहीं है, वैक्यूम, ठीक है। थर्ड, अब जो हम पढ़ेंगे उसमें हम दोनों प्लेट्स के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस तक, है ना, कुछ टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देंगे, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे टी थिकनेस की। टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? डी डिस्टेंस है, और उसके बीच में टी थिकनेस का। अभी जो खाली जगह है ये कितना डिस्टेंस की है बताइए, आप जो भी सुन रहे हैं उसमें से। ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो ब्लैंक है, फ्री स्पेस है, खाली जगह, वो कितने विड्थ की है बताइए? ट्रू। Yes, sir. टोटल डिस्टेंस डी है और टी क्या है? छोटी सी थिकनेस है। तो बचा हुआ जो जगह है लेफ्ट और राइट में खाली जगह है, वो मिलाकर कितनी है? बची भी कितनी है? डी माइनस टी। चलिए तो आज वाला टॉपिक ये है, तो देखते हैं। टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब is partially filled between the plates of capacitor, partially। उसका डायग्राम, फेयर डायग्राम कुछ ये होता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम बनाते हैं, फर्स्ट प्लेट, प्लेट एम, और बिल्कुल इसके पैरेलल दूसरी प्लेट, और यहाँ पर प्लेट एन, ये प्लेट एन, दोनों के बीच का सेपरेशन टोटल डिस्टेंस डी है। एन प्लेट को, है ना, ग्राउंडेड कर देते हैं। यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम शो करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, इस टॉपिक के बाद आपकी कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, कैपेसिटर्स को हम कॉम्बाइन किस तरह से करते हैं। तो ये है ऑफ थिकनेस टी थिकनेस की एक स्लैब है, ठीक है। ओके, हम बताते हैं एम प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ठीक है, एम प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, एन प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और ये जो बीच में स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब है, इसके लेफ्ट फेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, सही बात है क्या? और राइट फेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है, बताइए सही बात है? आपको याद है जब Yes, डाइलेक्ट्रिक sir. के बारे में बताया था, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई एक्स टी, लेफ्ट टू राइट है, तो मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव इधर आता है, पॉजिटिव उधर हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो एम प्लेट पॉजिटिव है, एन प्लेट नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ई एक्स टी, लेफ्ट टू राइट होगा। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा? एम प्लेट से एन प्लेट की तरफ होगा। चलिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? ई एक्स टी कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बताइए भाई, सही है क्या? एक्सटर्नल Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, क्योंकि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है? जब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहां से हटा दो, तो दोनों प्लेट के बीच में टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सम ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एक प्लेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है हमें पता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन,
और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स, दोनों प्लेट्स मिलकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, तो वो हो जाता है हाफ प्लस हाफ 1। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम आप बनाते हैं। गाइस आपके पास नोट्स तो है आपके पास, जल्दी बताइए, है ना? यस सर है। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ, आपके लिए भी बेटर रहेगा और मेरे लिए भी। तनिष्क जैन 11th के स्टूडेंट अभी क्या कर रहे हैं? oh my God, एक मिनट। यस निधि जैन, यस निधि आवाज आ रही है? हेलो हेलो, सर वो मीटिंग में नहीं है। ये तनिष्क जैन लिखा हुआ है ना? यस सर। सर हाँ यस। आप अभी कैसे इस क्लास में? सर आपने 7:15 का बैच में भेजा है ग्रुप में। 15 है 14 है? अच्छा 45 सॉरी। हाँ ठीक है ना, तो आप तो अभी इसको लीव करो, है ना? ठीक है, ओके सर। ओके ओके, तो आप इसको समझ लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर आपको मैं कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना कैपेसिटर के, उसके बारे में बता दूंगा, तो आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी बचेगा। देखिए, तो मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया, मे बी आपके नोट्स जो मैंने सेंड किए उसमें ऐसा ही डायग्राम आपको मिलेगा। ठीक है, आपको सी तक पहुंचना है, और सी तक पहुंचने के मैंने स्टेप्स आपको क्या बता रखे हैं, 3 स्टेप्स। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड की, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की, और उसके बाद सी का नंबर आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई की। तो मैंने जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां पर नहीं थी तो मैंने बता दिया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, ई एक्सटर्नल इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा के बारे में आप जानते हैं, सिग्मा के बारे में आप जानते हैं, सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन ए, एरिया। है ना, Q अपॉन ए। तो सिग्मा के प्लेस पर मैंने लिख दिया Q अपॉन ए। ठीक है, तो मुझे ई एक्सटर्नल का फॉर्मूला दिख गया। अब बात करें डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर ई कितना होगा। किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई क्या होता है? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वो होती है ई एक्सटर्नल अपॉन के। इसमें किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा आप ध्यान दें, के की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इसी फॉर्मूले से आप ई का फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिराइव अगर करनी हो तो जितने भी डेरिवेशन है उनमें सबसे पहले आप ई पता करते हैं। और कहां कहां? खाली जगह वाला ई इक्वेशन 1 में है। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई कितना होगा उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई ये होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूं, इक्वेशन नंबर 2। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होगा खाली जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये है, बताइए वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यस सर। ये जो लेफ्ट और राइट में दिख रही है ना, यहां पर खाली जगह, यहां पर खाली जगह। और वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी डिस्टेंस तक है? तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस तक है? तो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, d माइनस टी, यहां से यहां प्लस यहां से यहां, ये दोनों डिस्टेंसेस मिलकर कितनी होगी? d माइनस टी। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है t, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस तक है? t डिस्टेंस तक है। तो ये जो दो बातें आपको बताइए कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इतने डिस्टेंस तक है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इतने डिस्टेंस तक, इससे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा पार्शियली। तो देखिए सबसे पहले ई एक्सटर्नल कितनी डिस्टेंस तक है? d माइनस टी डिस्टेंस तक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सम लेंथ ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये आपको मैंने दोनों टॉपिक में भी बताया था कि E इनटू सम डिस्टेंस ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। प्लस अब टी थिकनेस की बात रह गई, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस तक है? दोनों प्लेटों के बीच में टी डिस्टेंस तक। तो दोनों प्लेटों के बीच में इतनी डिस्टेंस तक ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी डिस्टेंस तक ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो अब आपके सामने है। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं।
ई के प्लेस पर क्या लिखेंगे? पहले तो जो सेम लिखना है वो मैं लिख देता हूं। इस ई के प्लेस पर क्या लिखेंगे? ई एक्सटर्नल अपॉन के। देखिए इक्वेशन 2 से, है ना? E के Yes, place sir. पर। अब ई एक्सटर्नल तो आ रहा है कॉमन, तो v इक्वल टू आप लिखेंगे d माइनस टी प्लस टी अपॉन कैपिटल के बिग ब्रैकेट बाहर ई एक्सटर्नल, ठीक है। इक्वेशन 1 से ई एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप इक्वेशन 1 से, तो v इक्वल टू हो जाएगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन के बिग ब्रैकेट और बाहर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। यस गाइस, बताइए गर्ल्स बॉयज, Yes, sir. है ना? तो ई एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 से। तो आपको जो सीक्वेंस बोलता हूं कि पहले ई की बात होती है, इक्वेशन 1 टू ई की बात, ई से फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं, और यहाँ पार्शियली है सब कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सम डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सम डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसी के साथ अब C इक्वल टू क्यू अपॉन वी करेंगे और टॉपिक एंड करेंगे, है ना? तो V इक्वेशन 3 से हमें पुट करना है यहाँ पर। ये C की डेफिनेशन है Q बाई V, तो पूरा ऐसा कैसा लिख दूं, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के बिग ब्रैकेट क्लोज a एप्सिलॉन नॉट। ये Q कहाँ गया भाई? कुछ बताया नहीं आपने। यहाँ पर आता क्या है? Q Q. अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। भाई देखो ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इक्वेशन 1 में? Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन a एप्सिलॉन। अब सही हुआ ये, है ना? तो यहाँ क्या आएगा? Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। और आप क्या देखेंगे, Q से Q कैंसिल हो रहा है ना? और डिवाइड का डिवाइड कहाँ पहुंच जाएगा? न्यूमरेटर में। तो C इक्वल टू फाइनली आपको मिलेगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये है फाइनल रिजल्ट। इस फाइनल रिजल्ट को मैं आपको दो तरह से बताऊंगा, है ना? इस फाइनल रिजल्ट को आपको डाइजेस्ट करना है कि ये जनरल रिजल्ट क्यों है। इट इज अ जनरल रिजल्ट वी गेट फ्रॉम दिस रिजल्ट a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d 1, c इक्वल टू k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d 2। तो ये जो नीचे जनरल रिजल्ट है, उस जनरल रिजल्ट से हमको ऊपर वाला फर्स्ट फॉर्मूला भी मिल सकता है और सेकंड फॉर्मूला भी मिल सकता है। कैसे? अगर t की वैल्यू 0 हो, अगर t की वैल्यू 0 हो, इसका मतलब ये कि दोनों प्लेटों के बीच में वैक्यूम है। हाँ भाई, t अगर 0 हो, इसका मतलब दोनों प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। तो इस फॉर्मूले में t जहां जहां t है वहां वहां 0 पुट कर दो, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। जल्दी बताइए। Yes, sir. जहां जहां t है वहां 0 पुट करोगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब दूसरी बात, अगर दोनों प्लेटों में पूरे वॉल्यूम में क्या भर दिया जाए? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पूरे के पूरे वॉल्यूम में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जाए, इसका मतलब t इक्वल टू कितना होना चाहिए? d। स्लैब की थिकनेस सेपरेशन के इक्वल हो जानी चाहिए। तब इस इक्वेशन में जहां t है वहां क्या पुट करना पड़ेगा? d। पुट करके देखो, अगर t के प्लेस पर मैं d पुट कर दूं, t के प्लेस पर मैं d पुट कर दूं, तो ये ब्रैकेट कितना हो जाएगा? 0. ये लीजिए 0। और ये डिवाइड का डिवाइड अब कहाँ आ जाएगा? न्यूमरेटर में, Numerator. है ना? तो इसलिए मैंने कहा था ये जनरल फॉर्मूला d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। जब t की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये आ जाता है, t की वैल्यू d पुट करते हैं तो ये आ जाता है। जनरल फॉर्मूला, जनरल रिजल्ट, ठीक है? तो गाइस इरेज कर सकते हैं, इस रिजल्ट को आपको लर्न करना है, ध्यान रखना है। ओके, अब आपको कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा बताते हैं। कॉम्बिनेशन सुना है? सीरीज कॉम्बिनेशन 10th क्लास में, पैरेलल sir. कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है ना? थोड़ा सा आपको बेसिक बात बता दूं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस की सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूलाज भी आप जानते होंगे, बड़े ऑर्डिनरी सी बात है। जैसे एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, तीसरा रजिस्टर है। नाम को भी ध्यान से सुन लेना, रजिस्टर, रेजिस्टेंस,
तो डिवाइस को हम कहते हैं रजिस्टर, डिवाइस को हम कहते हैं रजिस्टर, और रजिस्टर का होता है रेजिस्टेंस R इन ओम। ठीक है, लोग रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस करते रहते हैं, एक्चुअल में डिवाइस होती है रजिस्टर, रजिस्टर का होता है रेजिस्टेंस। उसी तरह से डिवाइस होती है कैपेसिटर, और कैपेसिटर की होती है कैपेसिटेंस। तो डिवाइस है कैपेसिटर और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है इन फैराड। डिवाइस होता है रजिस्टर, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है इन ओम। खैर, तो ये जो रजिस्टर्स हैं इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आता है सीरीज में? यही होता है क्या? उल्टा तो नहीं लिख रहा हूँ? नो सर, यही होता है। यही होता है, 10th क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और अगर रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और इंडिविजुअल रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस आपको बता दिए गए हैं, तो आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना, कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस तरह से पता कर लेते हैं। तो ये तो मैंने बात वो बताई जो आप जानते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, नीचे वाला कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मुझे बताओ, रजिस्टर्स की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करते क्यों हैं? Why we do so? हम ऐसा करते क्यों हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, करते क्यों हैं ये पूछ रहा हूं। एनीवन? क्योंकि जब ये आप बता दोगे तो एक क्वेश्चन का आंसर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा कि कैपेसिटर्स का भी कॉम्बिनेशन किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का भी किया जाता है। तो उसका आंसर आ जाएगा कि हम करते क्यों हैं। सर सीरीज में करंट सेम रहता है। सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक है। आप तो मुझे एक बात बता रहे हो भाई, आपका मन हो गया मुझे बताने का कि सीरीज में करंट सेम होता है। मेरा क्वेश्चन तो कुछ और ही है कि सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है, बट हम करते क्यों हैं? क्या जरूरत पड़ती है करने की, हम क्यों करते हैं? भाई 10th क्लास के बच्चों से मैं पूछता हूँ, 11th में आते हैं तो भाई हम तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ऐसे करके। तो हम करते क्यों? हमारे पास और कुछ काम ही नहीं है कि हम कॉम्बिनेशन करके बस आंसर पता करते रहते हैं इन फॉर्मूलाज का यूज करके। जबकि कुछ एम होता होगा ना भाई, इतना काम करते हैं, कुछ एम तो होता होगा। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? तो अगर किसी ब्रांच में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो उस ब्रांच में, तो वो क्या करते हैं, वो करंट को कंट्रोल कर देते हैं। अगर आपको कभी कोई खराब गैजेट मिल जाए ना, कोई जैसे कोई रिमोट है ना टीवी का, या कोई एलईडी वगैरह कुछ टूट फूट जाए, तो उसके अंदर आपको सर्किट मिलेगा, और सर्किट में आपको रेजिस्टेंसेस भी मिलेंगे, कार्बन रेजिस्टेंस जिसपे कलर रिंग्स होती है ना, ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन रिंग्स होती है। तो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते हैं, वो रेजिस्टेंसेस क्या करते हैं, वो करंट को कंट्रोल करते हैं। अब कॉम्बिनेशन करते क्यों है उसका आंसर सुनो। अगर आपके पास 1 ओम के 3 रेजिस्टर्स हैं, 1 ओम R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 1 ओम, और आपको किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिए? 3 ओम, है ना। आपके पास 3 ओम का रेजिस्टर है ही नहीं, आपके पास कितने ओम का रेजिस्टर है? 1 ओम के रेजिस्टर्स हैं और बहुत सारे हैं, आपको 3 ओम चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 3 रजिस्टर उठाएंगे, उनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो आपको रिजल्टेंट कितना मिल जाएगा? 3 ओम। अब सुनिए, और एक कोई दूसरा सर्किट है जिसमें आपको 0.5 ओम चाहिए। आपको कितना चाहिए? 0.5 ओम। क्या करोगे आप? किसी सर्किट में ज्यादा करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और 0.5 ओम चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप 2 रजिस्टर लोगे, इनमें से कोई पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, 1/1 1/1 मिल जाएगा क्या 0.5? यस सर। कैसे? नो सर। तो आंसर है यस, हाफ का मतलब 0.5 ही होता है। रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं बच्चे। भाई बताइए, कुछ गलत थोड़ी किया मैंने? ऊपर देखो, 1/r इक्वल टू 2 है, नो डाउट भाई, 1/1 1 होता है, 1/1 1 होता है, 2 है। रेसिप्रोकल करोगे तो 2 का रेसिप्रोकल हाफ ही होता है ना, 0.5। तो अगर आपके पास 1 ओम के रजिस्टर है और आपको डिजायर्ड रेजिस्टेंस कभी इतना चाहिए, है ना, नीड के अकॉर्डिंग, और कभी इतना चाहिए, तो हमको जरूरत पड़ती है क्या करने की, कभी सीरीज कॉम्बिनेशन करने की, कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन करने की। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, व्हाई वी डू सो?
we combine resistors to get desired value of resistance. To get desired value of resistance. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स हैं, डिफरेंट कैपेसिटर्स है ना, डिफरेंट कैपेसिटेंस के कुछ कैपेसिटर्स हैं और हम इनको सीरीज में भी कनेक्ट कर देते हैं, कभी पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं इनका। जिस तरह से रेजिस्टेंस से कॉम्बिनेशन होते हैं उसी तरह से कैपेसिटर्स के भी होते हैं। तो आपसे पूछे कि हम कैपेसिटर्स का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, तो आपका आंसर अब क्या होगा? तो क्या होगा आपका आंसर? टू गेट डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, टू गेट डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो हेडिंग लिखिए आप, जो हम कल करेंगे उसको थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। यस गाइस, हेडिंग लिख लो। आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसके अंदर लिखिए टू गेट desired value of capacitance, desired value of capacitance. Capacitors are combined in two ways. Capacitors are combined in two ways. Capacitors are combined in two ways. One, series combination. Second, पॉइंट बना के लिख देना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल। तो कल आप डिटेल में पढ़ेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, और जिस तरह से रेजिस्टेंसेस के फॉर्मूलाज हैं, है ना, उसी तरह से कैपेसिटर के लिए भी फॉर्मूलाज होंगे। रेजिस्टेंसेस के फॉर्मूलाज आप थर्ड चैप्टर में वापस पढ़ेंगे। आरबीएससी के लिए वो 6th चैप्टर है और सीबीएसई के लिए वो 3rd चैप्टर है। तो सीबीएसई आरबीएससी कहने के लिए अलग है, बाकी टॉपिक्स तो 95% सेम ही है। न्यूमेरिकल्स में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी टॉपिक्स फिजिक्स चेंज नहीं है दोनों की। तो ये आप जानते हैं, इसको भी हम डेराइव करेंगे 3rd चैप्टर में। और अभी कल हम कॉम्बिनेशन करेंगे किसके? कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे why we combine the capacitors or why we combine the resistors, तो आपका एक ही आंसर है, to get desired value of capacitance और resistance, desired value। तो अगर ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो हम देखेंगे क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे या पैरेलल। कम चाहिए तो क्या करेंगे? ठीक है, तो कल का हमारा जो टाइम होगा वो आपका वो सेम टाइम ही होगा, 1 o'clock। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको ग्रुप पे भी मैसेज मिल जाएगा। ओके, तो आज की क्लास तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स का नंबर बहुत कम है अभी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू। Thank you, sir. ओके ओके।